हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ओजोन परत पर है, तो आइए हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, विस्तार से बताते हैं क्या है ओजोन परत। देखिए, ओजोन परत जो है, सबसे पहले हम इसकी खोज की बात करते हैं, फिर परत के बारे में हम ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसके नुकसान फायदे। देखिए, ओजोन परत की जो खोज है 1913 में फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स फैबरी और हेनरी बुशन ने की थी। देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हेनरी बुशन ने, भौतिक शास्त्री चार्ल्स फैबरी और हेनरी बुशन ने की थी। देखिए, वैज्ञानिकों ने कुछ चीज़ों का पता किया। पहला तो ये कि सूरज के से जो आने वाली जो किरणें थी, तो उसके स्पेक्ट्रम में ब्लैक रंग का क्षेत्र नजर आया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो ब्लैक कलर है, ये किसी विकिरण के अवशोषण हो जाने पर ही बनता है। इसका मतलब कोई अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो वायुमंडल में ही किसी अन्य परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लैक रंग का क्षेत्र बना। बाद में स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से ये पता किया गया कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, वो ओजोन परत में ही समा जाती है, ओजोन परत द्वारा ही अवशोषित कर ली जाती है। देखिए, ओजोन परत क्या है। देखिए, वायुमंडल में भी काफ़ी परतें हैं, ठीक है। सौमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बहिमंडल है। तो उसी में एक है समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, ओजोन जो गैस होती है, वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु द्वारा बनी होती है, ठीक है। तो उस गैस का समताप मंडल में सांद्रण पाया जाता है। तो जितना ज़्यादा सांद्रण पाया जाता है, जितने ज़्यादा गैस के अणु पाए जाते हैं, उतना ही ओजोन की परत का निर्माण होता है। और जब जब गैस के वो अणु विघटित होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उसी से ये पता लगाया जाता है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ओजोन परत पतली हो गई है। यानी ओजोन परत का पतला होना ही छिद्र कहलाता है। और ओजोन परत का निर्माण, ओजोन के जो अणु होते हैं वो जितनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसी से ही ओजोन परत का निर्माण होता है, ठीक है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण कर लेती है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए मानवीय कारक जिम्मेदार है। मानवीय कारक जैसे मानव द्वारा जो निर्मित जो गैसें हैं लेबोरेटरी में, जैसे कार्बन फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड के यौगिक और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आदि इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जो गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए, उसके रोकथाम के लिए वियना कन्वेंशन हुआ। वियना कन्वेंशन 1985 में। वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। देखिए, जो ओजोन परत है, ये जो जितना ज़्यादा गहरा नज़र आ रहा है, यही ओजोन परत की मोटाई है, ठीक है। इसे डॉप्सन में नापा जाता है। डॉप्सन, एक प्रोफेसर डॉप्सन थे जिन्होंने इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन किया था। तो उसके नाम से ही ओजोन परत के घनत्व को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये हल्का लगा जो क्षेत्र हो रहा है, यही क्षेत्र जो हल्का लगा, यही क्षेत्र ओजोन परत की कमी को दर्शाता है, यानी ओजोन परत के छिद्र को दर्शाता है। देखिए, अंटार्कटिका के क्षेत्र पर 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर का छिद्र हो गया है, और आर्कटिक क्षेत्र पर 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छिद्र हो गया है। देखिए, किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है पृथ्वी पर, किस तरीके से पहुंचता है नुकसान ओजोन परत को, ठीक है। देखिए, ओजोन परत का
नुकसान, हर बार ठंड में अंटार्कटिका के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का क्षेत्र बड़ा हो जाता है और यह मौजूद विशेष मौसम संबंधी रासायनिक स्थितियों के कारण होता है। देखिए मौसम संबंधी कैसे होता है ये आप समझिएगा। देखिए ठंड में समताप मंडल में गहरे घने बादल छा जाते हैं, ठीक है। तो जो मानवीय जो गैस है, जो मानव द्वारा जो उत्पन्न गैस है, जो उनकी क्रियाकलापों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर में काम में ली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की हानिकारक जो गैस है इन बादलों में समा जाती है, ठीक है। बादल होने की वजह से ऊपर नहीं उठ पाती है और जैसे ही मौसम छटने लगता है, जैसे बादल छटने लगते हैं, बादलों का बिखराव होने लगता है, तो ये तेजी से ऑक्सीजन ओजोन के अणुओं से क्रिया करती है और ओजोन का विघटन शुरू हो जाता है। मात्र एक क्लोरीन का परमाणु लाखों ओजोन के अणुओं को तोड़ने में सक्षम होता है। यानी ओजोन की जो मात्रा है उसका 95% समताप मंडल में पाया जाता है और 5% धरती पर पाई जाती है। तो मात्र एक क्लोरीन का एक परमाणु काफी होता है ओजोन के कई अणुओं को तोड़ने में। डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन यूनिट का, ठीक है। मौसम वैज्ञानिक GM डॉप्सन ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। इसका सर्वाधिक अनुसंधान किया था GM डॉप्सन ने। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, फ्रिज में यूज होती है। ब्रोमाइड के कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब ये रंग रोगन की फैक्ट्री से निकलता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल से, ठीक है। एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन का एक परमाणु कई लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करने में काफी होता है। देखिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये कनाडा में होता है, ठीक है। ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन व अन्य जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं उनको समाप्त करने के लिए सन 2000 में समय सीमा निर्धारित की थी। यानी इसका उत्सर्जन में, यानी इसका कम से कम उपयोग करना है और सन 2000 तक बिल्कुल ही खत्म करना है। परंतु अभी भी कई देश इन गैसों का उपयोग करते हैं। देखिए ओजोन परत के छिद्र बड़ा होने पर, ओजोन परत में कमी आने पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी पर सीधी पहुंचती है, ठीक है। जिसकी वजह से स्किन कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, छाती में जलन, मोतियाबिंद, पेड़ पौधों को नुकसान यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसके वो है कोपरनिकस सेंट्रियल 5P, यानी कोपरनिकस सेंट्रियल 5P सैटेलाइट की मदद से ही इसका अनुसंधान किया जा रहा है ओजोन परत पर। इस पर रिसर्च का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2019 की जो थीम थी वो 32 ईयर्स एंड हीलिंग है। विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। पहली बार विश्व में ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था और 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यानी आपको ये याद रखना है कि 1994 में अंतर्राष्ट्रीय जो महासभा है हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने इसको 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया था और पहली बार 1995 में ये बनाया गया था और कोपरनिकस सेंट्रियल 5P सैटेलाइट के ट्रॉमी उपकरण काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक जरूरी जो बात है कि भारत के अंदर जो आर्यभट्ट अनुसंधान केंद्र है जो कि नैनीताल में, वो इस पर रिसर्च का कार्य कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।